से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। उस वक्त अकेला नीरो था जब शायद रोम में लोकतंत्र का इकबाल नहीं होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में आज हर आला हाकिम नीरो के वेश में ही दिखा। नीरो ने दानावल को देखकर बांसुरी बजाई तो यहां अफसरान ने पूरे जिले में आग लगने के बाद, यानी हर बार की तरह इस बार भी मशीनरी उस वक्त स्विच ऑन हुई जब तक बहुत कुछ खो जा चुका था। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी की बाहें ताउम्र उसके बेटे के लिए अब तरसेंगी जो कभी वापस नहीं लौटने वाला। बहरहाल
जो नहीं होना था वो हो चुका है और साथ ही सरकारी सिस्टम का वो ढीलापन पूरी तरह से जाहिर हो चुका है जो अभी तक पर्दे की ओट में छिपा था। कर्फ्यू भी हटेगा, हालात भी बदलेंगे और तैनातियां भी होंगी, फिर रेवड़ियां भी बटेंगी, काम के एवज में कंधों पर सितारे भी सजेंगे। लेकिन क्या इस बात का जवाब कोई देगा कि दंगों के दानिशों की साजिश के साए में उन मासूमों की जान पर कैसे बनाई और अब इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? 27 अगस्त को कवाल गांव से सुलगी एक छोटी सी चिंगारी आज इतनी भयावह आग बन चुकी है, जिसने न जाने कितनों को बर्बाद कर दिया। कई लोग बेमौत मारे गए, न जाने कितने लोग बेघर हो गए। यूपी का मुजफ्फरनगर आज सुलग रहा है और मुजफ्फरनगर की ये आग अब पड़ोसी जिलों तक पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर के लोगों में दहशत है कि न जाने कब क्या हो जाए। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हिंसा के इतने दिन बीत जाने के बाद अब जाकर यूपी सरकार चेती है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अब जाकर हालात पर चिंता जाहिर की है और जल्द से जल्द हिंसा पर काबू पाने की बात कही है। अखिलेश के पिता और एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी मुजफ्फरनगर और शामली में बिगड़े हालात को काबू में लेने के लिए कमान अपने हाथ में ले ली है और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। भले ही अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी मुखिया मुलायम सिंह अपनी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चिंता जाहिर करने में उन्होंने काफी देर कर दी। अगर यूपी सरकार पहले ही ठोस कार्रवाई करती तो शायद मुजफ्फरनगर में जान माल के नुकसान को रोका जा सकता था। मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार से पूछ रही है कि दंगों को रोकने के लिए अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया। बेकसूर लोगों की मौत का हिसाब आखिर कौन देगा? क्या ये दंगे किसी की साजिश है या फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर दंगों को भड़काया? उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने इन दंगों में अपना सब कुछ लुटा दिया? क्या यूपी पुलिस इतनी कमजोर है कि वो दंगों को काबू में नहीं कर पाई या फिर दंगे भड़कने के पीछे कोई और कारण है? यूपी की जनता के पास सवाल कई हैं, लेकिन शायद अखिलेश सरकार के पास अब तक जवाब नहीं है। लोग अब भी खौफजदा हैं और इसी उम्मीद में हैं कि काश ये हिंसा का दौर जल्द खत्म हो और अमन चैन फिर से कायम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो वहां के जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, पर फिलहाल स्थिति कहीं ना कहीं काबू में है। ये बात लगातार कही जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। तमाम हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ हम सबसे करा दें। वरिष्ठ पत्रकार शक्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो के अंदर। इसके अलावा जगदीश शर्मा जी, आप कांग्रेस के नेता है, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा यशपाल मलिक साहब, आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के। साथ ही अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जेडीयू का पक्ष रखेंगे और इस पूरे मुद्दे के ऊपर कैसी राजनीति हो रही है इस पर भी हम लगातार बात करेंगे, सवाल भी आपसे करेंगे। मयंक गुप्ता हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ेंगे जो बताएंगे क्या आखिर स्थिति रही। और डॉक्टर रामशंकर जी जो सांसद भी हैं बीजेपी के साथ में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसे वो जो उन पे आरोप लग रहे हैं उससे बचेंगे। सबसे पहले मयंक, आपकी ओर रुख करता हूं मैं, क्या सूरत हाल फिलहाल बने हुए हैं? आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां पर अभी? देखिए, जो हालात हैं वो फिलहाल भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी जो 2 टुकड़ियां हैं उनको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पूरे मुजफ्फरनगर में हालांकि जो ये हालात बिगड़े थे, जो शुरुआत हुई थी वो 3 जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरे शहरी मुजफ्फरनगर को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। तनाव जो है वो पूरे तरीके से पूरे मुजफ्फर जिले में बरकरार है। या इवन अगर ये कहा जाए कि जो हाईवे जो जाता है दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार के लिए, वो पूरे हाईवे जो है वहां पर भी इसका जो असर है वो देखा जा रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह जो आंकड़ा 28 था वो अब बढ़कर 31 हो गया है, जिसमें 2 जो बॉडी हैं वो एक गांव के अंदर मिली है। इसके अलावा एक बॉडी जो है मंसूरपुर की जो नहर पड़ती है उसके अंदर से बरामद हुई है। तो टोटल जो आंकड़ा है वो बढ़कर जो है मौतों का वो 31 हो गया है। इसके अलावा 130 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और अगर हिरासत की बात करें तो उसका आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। जी सिद्धार्थ।
समाजवादी पार्टी सब कुछ नॉर्मल बता रही है, मैं कह रही है सब कुछ स्थिति पूरी कंट्रोल के अंदर है, पर आप जो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि स्थिति जो है अभी भी तनावपूर्ण है, यानी जो तनाव कम होना चाहिए था वो अभी उस लेवल पे कम नहीं हो पाया है सेना के आने के बाद भी। देखिए, जाहिर है कि तनाव जो है वो इतनी आसानी से कम होने वाला नहीं है, क्योंकि तनाव को बढ़ने आपने दिया, तनाव को पनपने आपने दिया, और ये जो इस स्टेज तक पहुंचा कि 2 दिन सेना को डिप्लॉयड हुए हो चुके हैं, उसके बाद भी 8 मौतें हुई, तो जाहिर तौर पर जो है तनाव जो है वो हालात जो थे काफी खराब हो चुके थे, तो उनको समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर साफ तौर पर जाहिर है कि आर्मी के डिप्लॉयड होने के बाद से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन जो घटनाएं हो रही थी लगातार, उनमें बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत ज्यादा कमी आई है, और वो घटनाएं कहीं ना कहीं कहा जाए तो थम सी गई हैं, लेकिन तनाव जो है वो बरकरार है और इतनी आसानी से तनाव जाने वाला नहीं है, क्योंकि 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है हालात इसी तरीके के रहे। जो है अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो अधिकारियों की जो है आंख मिचौली रही। आज की अगर हम बात करें तो आज एसएसपी जो है उनको बदला गया, डीएम को बदला गया खासतौर पर, लेकिन अब देखना है कि संतोष यादव आए हैं, प्रशासनिक तौर पर उन्हें काफी कुशल समझा जाता है, लेकिन जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद अपनी बयान में ये कहा कि 31 का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है, हालांकि उन्होंने ये भी साथ जी। चलिए, तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। उम्मीद है की जा रही है कि जल्द से जल्द आम इंसान को राहत मिले और स्थिति वहां पर पूरी तरह से काबू में आए। डॉक्टर रामशंकर साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर, बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे आरोप है, बिल्कुल सीधा आरोप समाजवादी पार्टी का है कि आप लोगों ने वहां दंगे भड़काए हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं, साथ में बीएसपी भी अब आप पे आरोप लगा रही है कि आप लोग मिले हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। सर, अपनी स्थिति जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि राजनीति और हिंदू मुसलमान का विषय यहाँ पर नहीं, इस दृष्टि से नहीं देखने की जरूरत है। नहीं सर, आप पे आरोप लग रहे हैं, आरोप की बात कर रहा हूं। जरूरत यह है, नहीं मैं आरोप बता रहा हूं, देखने की जरूरत यह है कि कहां से शुरुआत हुई जी, और किस ढंग से रक्षाबंधन के दिन पर किस ढंग से जो है शुरुआत हुई, और आकर के ये जो आप दंगे दंगे कह रहे, मैं मानता हूं दंगे की स्थिति तो अब बनी है जी, ये दंगा नहीं हुआ है, एक तरह साजिशन हमला हुआ है। नहीं तो फिर दंगे को जो रूप दिया जा रहा है, अगर आप ये बात ये गलत दिशा में जा रहा है, इससे और तनाव बढ़ेगा। फिर ये बात क्यों कह रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष जो वहां पर हैं, मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी, सर सुनिए प्लीज, आप पूरे घटना, मैं कह रहा हूं सुनिए, आप कह रहे हैं राजनीति की बात आपने की समझने की जरूरत है, आपकी पार्टी क्या कर रही है वहां पे? फिर आप सुनिए बता रहा हूं ना, सत्य के आधार पर जी जो भी दोषी है, मैं ये नहीं कह रहा किसी प्रकार का कोई दोषी बिना राजनीति के, और प्रशासन को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और इसलिए मैं प्रशासन और सरकार को पूरी तरह दोषी मानता हूं। इसमें कोई किसी तरह के दल की न राजनीति है और न कोई हिंदू मुसलमान का। आप पे आरोप क्यों लगा रहे हैं सब लोग बीजेपी पे? आरोप लगाने का क्या मतलब है? आरोप लगाने के पीछे नहीं, ये तो सारे आरोप लगाने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो जब अक्षम सिद्ध हो गए, जब कुछ संभाल नहीं पाए, जब कुछ कर नहीं पाए, आखिर में इतने दिन तक ये स्थिति यहां तक आ गई, भयावह स्थिति हो गई, इतना बड़ी घटना हो गई, तो अब इसका यही बोल पाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मुझे दूसरे लोगों के वर्जन लेने। शक्ति सिंह साहब, जल्दी अब अपनी बात रख दीजिए, क्या लगता है जिम्मेदारी आखिर ले कौन? यहाँ तो यही नहीं तय हो पा रहा कि जिम्मेदारी किसकी है। समाजवादी पार्टी से पूछे तो वो कहते हैं कि यहाँ पर साजिश हो रही है, राजनीतिक साजिश के तहत सब हुआ है। बीएसपी से पूछे तो उनको यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठजोड़ दिखता है। ऐसे में राजनीति तो हर जगह हो रही है। प्रदेश के जो राज्य सरकार है जी, उसकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर की जी, और अखिलेश सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और वो इसमें विफल हुए हैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने में। उसको पूरी तरह से सक्षम तरीके से उन्होंने निर्वहन नहीं किया है, जिसके कारण आज ये स्थिति आई है, और स्थिति बहुत भयावह है। और तनाव जो कम नहीं हो रहा है उसके पीछे कारण यह है कि ये सिर्फ शहरी मामला नहीं है, शहरी क्षेत्र में दंगा नहीं हुआ है, ये दंगा गांव-गांव तक फैल गया है, और बहुत ही ज्यादा तनाव है दो कम्युनिटीज के बीच में, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। और अखिलेश यादव इसको काबू करने में पूरी तरह से अक्षम रहे हैं, उनकी सरकार अक्षम रही है, उनके प्रशासनिक अधिकारी अक्षम रहे हैं। अब जवाबदेही उनकी बनती है, बाद में जो भी होगा राजनीति तो होगी, क्योंकि राजनीति हर एक राजनीति सर अभी हो गई है ना, बाद में होती तो बात नहीं, राजनीति तो होगी, लेकिन इनका जो प्राथमिक जो
ये मामला ये है कि अखिलेश सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस घटना को कंट्रोल करने में और इसकी उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चलिए, नैतिक जिम्मेदारी तो फिलहाल लेते दिखते नहीं, पर नरेश अग्रवाल की ओर से एक बयान जरूर आया था कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है और स्थितियां बिल्कुल कंट्रोल और काबू में आ चुकी है। पर हमने बयान से जाना कि जमीनी हालात क्या बने हुए हैं, तो एक तर्क तो यहां कहीं ना कहीं खारिज हो जाता है अपने आप के अंदर ही। जगदीश शर्मा साहब, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस खाली अपनी ओर से आपने रिपोर्ट मंगवाई, तब जाके आपको लगता है यही भर आपका रोल था इसके अंदर? नहीं, सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ जी, जिन परिवारों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको ताकत दे, हिम्मत दे, ठीक है, ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की। जी। और दूसरा जो ये आप कह रहे हैं कांग्रेस ने के जो अपने इंटेलिजेंस ने यूपी खबर दी थी आईबी ने कि भाई इस तरह के हालात वहां बन सकते हैं, सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी जिसमें वो पूरी तरह से विफल रही है जी। और वो तो प्रधानमंत्री जी ने आज बात करी है कि मुख्यमंत्री के वहां के अखिलेश जी से कि हमारी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं। पर बड़े दुख की बात है जिस तरह से हादसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, इसको रोका जा सकता था, इसमें अखिलेश सरकार विफल है। लोग तो यहां तक भी चर्चाएं करें, मैं नहीं जानता, लोग यहां तक भी चर्चाएं करें कि ये मैच फिक्सिंग होगा भारतीय जनता पार्टी और सपा आपको भी लगता है फिक्सिंग? ये लग रहा है, चर्चाएं हैं, मैं नहीं कहता इस बातों पर चर्चाएं बाजार में। आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ तो है राजनीति, आपको लगता है ना कि कुछ है? कुछ तो है, जैसे चुनाव है इस तरह के दंगे भड़काए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करके आपको भी ये चीज कहीं ना कहीं नजर आती है, करनी चाहिए। ठीक है, आपसे बात करें उसमें फिर आऊंगा। सर मलिक साहब, देखिए स्थितियों को देख के क्या जो यहाँ पत्रकार महोदय और जगदीश जी ने जो कहा, ये कोई भी परिस्थिति से अनभिज्ञ है। झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? जी, झगड़ा मुजफ्फरनगर से शुरू नहीं हुआ, झगड़ा सोरम से शुरू हुआ। ठीक है, सोरम के हालात काबू में कर लिए गए। मैं उसी जिले का और उसी जगह का रहने वाला हूँ जी। वहां प्रशासन ने सख्ती दिखाई दोनों पक्षों पर और काबू कर लिया गया। अगले दिन जब ये 27 तारीख की घटना घटी जिसमें 2 ये नवयुवक मारे गए और एक वहां दूसरे समाज का भी युवक मारा गया, उस दिन अगर प्रशासन ने सख्ती कर ली होती, रात को ही डीएमएस एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया जी। वहां का स्थानीय सपा का नेतृत्व मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक देता रहा और वो मेरी बात आप समझिए, वो अपने अधिकारियों को, चहेते अधिकारियों को लाने के लिए, ना चहेते अधिकारियों को ट्रांसफर कराने के लिए इस केस का सहारा लिया गया जी। जब 30 तारीख में पंचायत हुई, मैं 30 तारीख में भी पंचायत में जा रहा था, मेरे जाने से पहले ही वहां घटना घट गई, गाड़ी फूक गई, तो मुझे रास्ते में पता लगा, मैं पहुंचने में लेट हो गया क्योंकि 30 तारीख की, उसके बाद 5 तारीख की पंचायत में भी मैं था। 5 तारीख की पंचायत में जो 20,000 लोगों ने मांग रखी, शामली में जो केस हुआ, शामली में एफआईआर नहीं लिखी गई और जो एसएसपी शामली का था उसका इतना गंदा रोल रहा कि उसने वहां पे उसको कम्युनिज्म भड़काने का काम किया। जब 5 तारीख में 20,000 लोग ये मांग कर रहे हैं शासन से कि इसका ट्रांसफर कर दिया जाए, इस एसएसपी का हाथ है, उस टाइम पे आज वो काम किया जो काम 5 तारीख में हो जाना चाहिए थे लोगों की मांग पे। मैं 7 तारीख की पंचायत में भी गया। 7 तारीख की पंचायत में जब सुबह 10 बजे बसी गांव में हमला हो गया लोगों पे पंचायत में आते हुए, जब 10 गांव, तो कोई दरोगा को भी अगर अकल होती है, एसएसपी, डीएम और एडीजी के, आप जब पंचायत की बात कर रहे हैं तो उस वक्त क्या स्थिति थी? मैं वही बता रहा आपको, जब पंचायत में लोग पहुंच रहे हैं और घटना घट गई है, पंचायत में पहुंचते टाइम लोगों पे हमला हो गया, तो उस टाइम पे अगर कोई भी संवेदनशील अधिकारी होता है, डीजीपी वहीं पे थे, उन्होंने अगर उस गांव को कैप्चर कर लिया होता, उस गांव पे सख्ती दिखा दी होती जिसने हमला किया था, तो ये लोग संतुष्ट होते। जब ये लोग वापसी में जा रहे थे, मैं भी वहां से वापसी में गया, 3 गांव में प्लांट हमले हुए, यानी कि सुबह के हमले का खौफ 3 गांव में हुए। और जब ये लोग हमले के बाद अपने गांव में पहुंचे, इनकी लाशें अपने गांव में पहुंचे, इनके सर फूटे हुए अपने गांव में पहुंचे, तो ये गांव में तनाव बढ़ना शुरू हुआ। अभी भी मैं आपके यहाँ आया तो मेरे पास अभी भी खतौली के पास से एक गांव से फोन आया, जी यहाँ हमला हो गया, और वहां पे मैंने अभी 2 थाने के एसओ को फोन किए, वे पहुंच गए तुरंत। मेरा कहने का ये मतलब है कि आज इतना अविश्वास है, मेरे घर के लोग, मेरे गांव में भी घटना घटी, मेरे घर के लोग रात को, हिंदू बाहुल गांव होने के बावजूद भी पूरा गांव इकट्ठा रहा, रात को डर और भय में जिंदा रहा। किस बात का लॉ एंड ऑर्डर है? जब गांव के लोग डर और भय में, यही बात तो मलिक साहब हमने भी कह रहा, मैं वही कह रहा, स्थानीय लोगों ने, सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी, अधिकारियों को सस्पेंड करके मुकदमे दर्ज करने चाहिए। तो शुरू जिन अधिकारी, नहीं सस्पेंशन नहीं, मुकदमे दर्ज होने चाहिए उन अधिकारियों पे जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। जी बिल्कुल। अब अरुण कुमार साहब, आप स्थिति देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जो हालात हैं जी, सारे अधिकारी या तो सीधे न सीधे किसी न किसी बड़े नेता से लगे हुए हैं, ठीक है, और वो अपने को उस जिले का
मालिक समझते हैं। वो कुछ भी कर रहे, कुछ होने वाला नहीं है जी। जो घटना घटी है ये अखिलेश सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दाग है और इस घटना को दबाने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं रखी पिछले 15 दिनों में। हो गया। और उसके अलावा बीजेपी ने भी रोटी सेकने में कोई कमी नहीं की है। जी, मैं इसी पे आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने भी 15 दिन से घटना चल रही है जी। आज जाके गवर्नर रिपोर्ट मांगी केवल, जैसे लग रहा है कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। ठीक है, हर पार्टी अपनी गैर जिम्मेदार हरकतें कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी गंभीर विषय पर लगातार हमारी बातचीत जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मयंक भी बने हुए, मयंक से भी हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल रहा, क्या कुछ बदलाव उन्होंने देखे। छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में बहुत गंभीर विषय है और ये विषय के ऊपर चर्चा इसलिए जरूरी हो गई कि खाना पूर्ति की बात लगातार सामने आ रही है। सब कुछ हो चुका है और हवा के अंदर गांठ लगा रही है सरकार। अब ये स्थिति यहां पर आन खड़ी हुई है, सेना तक को बुलाना पड़ गया, ये स्थिति है। मयंक, मैं आपसे सीधे यहां जानना चाहूंगा, आप वहां पर लगातार बने हुए हैं, कल से लेकर आज तक क्या सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा है? ये लगातार बात हो रही है कि पुलिस वाले जमीनी तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यहां पर ट्रांसफर हो गया, कई लोग सस्पेंड हो रहे हैं। क्या इसका असर जमीनी तौर पर काम करने पर हो रहा है क्या? देखिए सिद्धार्थ, अगर आपने तबादलों की बात की, ट्रांसफर की बात की, या फिर जो एसएसपी या डीएम को सस्पेंड किया गया उसकी बात की, तो इन तबादलों का असर जो है जमीनी स्तर पर 1% भी नहीं हो रहा है। क्योंकि असर जो है वो 2 दिन पहले तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकार से जवाब मांगा और इसके साथ ही साथ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो मांग है उसको तेज कर दिया। तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं तेजी दिखाई गई है और जब आर्मी जो है लगी है, आर्मी की जरूरत जो है वो दिखाई गई, तो उसके बाद जाकर जो है तनाव जो है वो कंट्रोल हुआ और उसके बाद ही जाकर जमीनी स्तर पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अब तक काबू में हुए हैं। तो ये कहा जाए कि तबादले अधिकारियों के कर देने भर से जो है हालात काबू में हुए, बिल्कुल इसमें 1% भी सच जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर आपको हालात सुधारने थे तो जाहिर तौर पर जो शुरुआत में आपने लापरवाही बरती वो आप अगर नहीं बरतते, जाहिर तौर पर स्थानीय जो एसपी सिटी थे उनको अगर वो वहां अगर उस समय जिस तरीके का जो है इतनी बड़ी पंचायत निकाली जा रही थी उसको उन्हें रोका जाना चाहिए था। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से ये पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी पंचायत को निकालने का मतलब क्या था या फिर उससे पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि शायद वहां के जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने ये सोचा कि इस पंचायत को निकालने से जो है हालात काबू में आ सकते हैं। तो ये तो जो बयान जमीनी तौर पर नजर आई है और वो लचरता की बात कर रहे हैं। और राजनीति जो है, बड़ा दुख होता है जब ऐसे मुद्दे होते हैं और उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। रामशंकर जी, आप राजनीति की बात कर रहे थे, पर सर आप ही के नेता हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनको मैं कोट कर रहा हूं। ये बात उन्होंने कही कि सपा वोटों की सियासत के चलते बहुसंख्यक समाज का खुलेआम उत्पीड़न कर रही है। जब दंगाइयों की मदद के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है तो क्या होगा? सर इसका मतलब समझा दीजिए। अब नहीं, देखिए पहली बात तो मैं मलिक साहब ने जो कहा है घटना बिल्कुल वही घटना और वही सच्चाई है। नहीं सर ठीक है, पर आप ये बताइए, अगर आप राजनीति की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि राजनीति बीजेपी नहीं करती, मैं बता तो रहा फिर हूं, क्यों अपने नेता इस तरह से बयान देते हैं? अरे सुनिए, मैं उसका उत्तर मैं दे रहा हूं, उत्तर दो। नंबर 2 ये है कि ये पूरी तरह से
घात लगा करके जैसे नक्सली हमला होता है उसी तरह ये घात लगा करके नक्सली हमला हुआ है जी। इसकी सच्चाई को प्रशासन और सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है जी। और ये शुरुआत से लेकर के जो स्थिति ये नहीं संभाल पाया प्रशासन और शासन, निश्चित रूप से ये दोनों के दोनों, आप सुन लीजिए मैं उनका उत्तर दे रहा हूं, दोषी हैं। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं 100% सही कहा है जी। और मैं जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि उसे समर्थन चाहिए केंद्र में। कितना भी अन्याय हो वो कुछ बोलेगी नहीं, ठीक है, जो कुछ बोलेगी नहीं, उसकी बोलने की स्थिति नहीं है। और जो सच्चाई है उस सच्चाई से दूर भागने से कभी भी न्याय नहीं होगा। इसमें राजनीति आप लोग बोलेंगे, रोटियां सेंकना, ये चलता रहेगा, बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें सच्चाई सामने आना चाहिए। सच्चाई है तो भी मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा जिससे दोबारा इस प्रकार की घटना न घटित हो और जो दोषी है उनके खिलाफ पार्टी की राजनीति में न घसीट है। पंचायत में मेरी बात सुनिए, पंचायत में हर दल का नेता था, कांग्रेस भी थी, आरएलडी भी थी, लोकदल भी था, सपा भी थी, मैं पंचायत में था, कौन सा दल का नेता नहीं था? हाँ, जिस दल के जितने ज्यादा नेता थे इसका मतलब वो उस दल की पंचायत हो गई। आप पहले इसका आकलन करिए, पंचायत में था कौन? जी, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे पंचायत में। क्यों? अगर आप अगर कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के नेता डीएम अपना नहीं अगर कांग्रेस के नेता, अगर कांग्रेस के नेता, क्यों ये पार्टियां इतनी बाहर आके बात कर रही है? इसलिए बाहर आके बात कर रही है कि पार्टियों को तो एक मुद्दा मिल गया रोटियां सेकने, वही बात कह रहा हूं। मरा आम आदमी है, कटा आम आदमी है, किसको रोटियां सेकनी है? बसपा का इसमें हिस्सेदारी नहीं है, वहां बसपा की भी हिस्सेदारी है। वहां टोटल ब्लेम, आप चले जाइए ग्राउंड लेवल पर, आप अपने पत्रकार से पूछिए, सारा का सारा ब्लेम कादिर राणा पे दिया जा रहा। टोटल आप जाइए गांव पे, ग्राउंड लेवल पे जी। वो गाड़ियों में जिस तरह से लोग घूमे हैं, जिस तरह की प्लान हुई है, ये पहला हमला जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे। नक्सली हमले की तरह 3 जगह हमले हुए, नक्सली हमले की तरह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज की बात कहां रह गई? मुजफ्फरनगर में तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज नहीं, दोनों समाज बराबर के हैं। अल्पसंख्यक हो सकता है हरियाणा में, हाथ लगा करके अल्पसंख्यक वहां नहीं है। मुसलमान भाई हमारा अल्पसंख्यक वहां नहीं है, वहां तो बराबर की हिस्सेदारी है। कुछ कह रहे हैं? घात लगा करके हमला हुआ है। चलिए ठीक है, वो हमला तीन जगह पे जिस तरह से हथियारों से हमला हुआ, पंचायत से वापसी ज्यादा टाइम लोगों पे शाम के टाइम हमले हुए, इसका मतलब ये प्लान थी। इसमें जो सच्चाई है सरकार का फेलियर है और प्रशासन ने बिल्कुल काम नहीं किया। रामशंकर जी की बात कोई सब इंस्पेक्टर भी वहां ढंका होता, कोई सब इंस्पेक्टर भी, और उसको ये बताया जाता दंगा रोका जाए तो वो भी दंगा रोक सकता था। रामचंद्र जी बात पे यही कहूंगा कि ये जो प्लान है, प्लान से हमला हुआ है, नहीं होना चाहिए था। सरकार के पास समय था, रोक सकती थी। इसमें प्रशासन और सपा क्लियर है, इनका दोस्त, उनकी सरकार, उनके डीएम थे, उनके एसपी थे। अगर वो रोक सकते तो जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं तो कंट्रोल करा जा सकता था। आप तो 15 दिन से आप अपने वहां पे गवर्नमेंट की बसपा के जो सांसद है उनका नाम दंगे में है या नहीं है? चलिए आप पूछिए अपने उससे। ठीक है सर, इस विषय पर भी मैं बात करूंगा। पर शक्ति सिंह साहब, ये जो स्थिति खड़ी हो गई है, ये बहुत दयनीय स्थिति और दुखद स्थिति इसीलिए बन जाती है क्योंकि एक बहुमत के साथ एक सरकार आती है और उससे ये उम्मीद की जाती है और वो कहते भी हैं आकर के कि हम पूरी तरह से शासन देंगे, सुरक्षा देंगे, पर अब वो बातें जो हैं वो चूंकि जमीनी तौर पर नहीं आती दिख रही हैं। कितना मुश्किल अब हो जाएगा आने वाले दिनों में चीजों को संभालना, क्योंकि सेना को वहां पर बुला लेना, यानी कि आपके हाथ से तो चीजें निकल चुकी हैं, अब सेना इसलिए बुलाई है। सिद्धार्थ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो जिला है जिसमें 47 में भी दंगे नहीं हुए। मतलब आप मान सकते हैं बंटवारे पे जहां दंगा नहीं हुआ और अब दंगा हो गया, तो किस मानसिकता से लोगों ने इसको परवान चढ़ा होगा? क्या इसमें ये दंगे की एक दिन की तैयारी नहीं है, ये दंगे की सालों की तैयारी है। देखिए ये कोई आसान काम नहीं था इन समाजों को लड़ाना, लेकिन मुसलमान भाइयों को वोट बैंक समझा जा रहा है और वोट बैंक समझ के इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अरुण जी, क्या स्थिति है सर? और कुछ नहीं, आपकी बात से इस तरह सहमत नहीं हूं। ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं मान कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही सीधे कहना कि केवल इस वजह से हो गया, हर लोग जिम्मेदार होते हैं और शासन की असफलता साफ दिख रही है कि वहां का जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो बिल्कुल मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे। वही नहीं, हर जगह हर अधिकारी, किसी न किसी नेता, वहां सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वो चीफ मिनिस्टर का। रामशंकर जी जो बात कह रहे हैं उससे कितना आप वो रामशंकर जी जो पंचायत की जो बात है वो अपनी जगह पे है। पंचायत में बयानों की बात कर रहा हूं सर, नेताओं के बयानों से मोटिवेट लोग ही होते हैं। बयान नहीं देने चाहिए। सुनिए, इस टाइम देश की बात सुनिए,
जो पंचायत ने जो फैसला लिया उसमें मैं इनसे असहमत नहीं हूं, हुआ होगा जो भी हुआ होगा, लेकिन घटना घटने के बाद इस तरह के बयान देना, पंचायत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करना, जो दंगा भड़का देगा, इसलिए ये होना ही नहीं चाहिए। वहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है नहीं, बहुसंख्यक बात करनी नहीं चाहिए या अल्पसंख्यक बात भी नहीं करनी चाहिए। सरकार कहां बात आ गई? प्रशासन रामशंकर जी ये बात केवल स्थानीय सपा की स्थानीय राजनीति के कारण मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया गया। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। चलिए ठीक है। स्थानीय राजनीति में रामशंकर जी आपको लगता है मुख्यमंत्री को इससे ज्यादा और स्थानीय राजनीति से मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया गया और सपा के लोगों ने ही गुमराह किया। रामशंकर जी सर क्या मैं ये कहना चाहता हूं जो मलिक साहब को गुमराह किया गया है, लगता है आपको ऐसा? देखिए मलिक साहब वही है, उन्हें अच्छी तरह सारी घटना की जानकारी है, उन्होंने सारा विषय रख दिया और मैं समझता हूं, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। इसमें राजनीति और ये वो जो आप कह रहे हैं रोटियां, ये बात तो बात की बात है, लेकिन वो साजिशन घटना हुई है, इतना बड़ा यानी घटना हुई, इतना बड़ा हमला हुआ है, इसको आप एकदम डाइवर्ट कर दें और एक दूसरे पर आरोप कर दें, ये मैं समझता हूं ये आगे के लिए ठीक नहीं होगा। इसमें जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए और सच्चाई के आधार पर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल सरकार को लेनी चाहिए जिम्मेदारी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार ही दोषी है इसमें पूरी तरह। जी ये वो निर्दोष हो गए, वो उनकी असफलता खत्म हो गई, उनको एक्शन लेना चाहिए था। ऐसा कोई गुमराह हो सकता है। आपका तो केंद्र का तो प्रधानमंत्री गुमराह है। 15 दिन पहले अरुण जी आप मुझे बताइए, ऐसे वक्त पे मुजफ्फरनगर में बंद का आह्वान करना ये कितना सही था? बंद का आह्वान हमेशा राजनीतिक दल वहां की इस सिचुएशन, अब उस परिस्थितियों की बात होती है, बंद इसलिए किया जाता है कि शांति हो जाए। जी ठीक है, बंद पर क्या बीजेपी के बंद से चीजें बिगड़ी हैं? देखिए बीजेपी के बंद से जरूर बिगड़ेगी और जिस तरह का उनके अध्यक्ष का बयान है जी उससे जरूर दंगा भड़का होगा। ठीक है रामशंकर जी, सीधी सीधी बात यहाँ पर यही बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये बात बार बार आपके ऊपर और हर पार्टी ये बात आपके ऊपर लगा रही है, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, पर इस तरह के बयान देना कितनी जिम्मेदारी की बात है? यहाँ पर आप पे आरोप लग रहा है। आप ही कह रहे हैं ये, अरे आप कह रहे हैं ये जो बयानबाजी हो रही है रोटियां सेकने का काम है, इसलिए इन बयानों पर मत जाइए, न बयानों से कुछ होने वाला है। जो सच्चाई है वो जो सच्चाई है उसको समझिए। पहली बात तो ये समझिए आप कि मुख्यमंत्री जी यानी सारे के सारे अधिकारी यानी आदरणीय मुलायम सिंह जी अपने घर पर बुलाते हैं, यानी मुख्यमंत्री जी एक साबित तो हो ही गया कि मुख्यमंत्री जी अक्षम है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के घर पर अधिकारियों की बैठक नहीं हो रही है, सारे अधिकारी माननीय मुलायम सिंह जी घर पर जा रहे, यानी मुख्यमंत्री जी अक्षम सिद्ध तो मुलायम सिंह जी ने कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या सरकार की कितनी अक्षमता है। चलिए केवल मुलायम सिंह कितनी अक्षमता है। वहां उत्तर प्रदेश के हालात इस तरह के हैं कि वहां जितने बड़े नेता हैं, आजम खान साहब हैं, ये सही बात, या रामगोपाल यादव जी हैं, ये शिवपाल यादव जी हैं, मतलब मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि इसमें सबसे और सब कुछ मिलाकर के अखिलेश यादव का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं मतलब इन सेंस कि उनको कुछ पता नहीं। देखिए अब ये तो बहस की बात है ना, जो परिस्थितियां वो ये भी दिखाई देता है। जैसे आज कहा गया कि मुलायम सिंह जी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ये तो मुख्यमंत्री किस लिए है जी? फिर मुख्यमंत्री किस लिए? चलिए ठीक है, चलिए कुल मिला के ये बात यहाँ निकल के आ रही है कि दो तरह की चीजें हैं। क्या ये माना जाए कि वाकई कुछ अखिलेश यादव को पता नहीं था, या जैसे कि अरुण जी कह रहे हैं कि चीजों को टेक ओवर मुलायम सिंह द्वारा कर लिया गया, यानी जब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना था, जब मुख्यमंत्री एक राज्य का मुखिया है उसे निर्णय लेना था, शायद उनकी ओर से वो निर्णय पुख्ता तौर पर आता नहीं दिखा, जो संकेत के तौर पर जाना जाता। छोटा सा ब्रेक यहां पर मिलूंगा, पर रामशंकर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। कोशिश करेंगे कि आगे भी आपका वर्जन हम इस पूरे मसले पर ले सके, क्योंकि बीजेपी की बात इसके अंदर बहुत अहम हो जाती है। चुनाव भी आने वाले हैं और क्या चुनाव को देख करके राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त अब आ गया है या सेका जा रहा है, इस तरह का काम हो रहा है क्या जमीनी तौर पर, इस पर भी हम बात करेंगे और प्रशासन के रवैये पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। हालात बहुत गंभीर हैं और इन गंभीर हालातों के बीच में अब रास्ता कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं क्या आपसे बात हो रही है, क्योंकि ये बात भी है, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि प्रशासनिक विफलता का नतीजा ये भी रहा कि मुजफ्फरनगर उस क्षेत्र के जो डीएम हैं मीडिया तक पर भी खींच उतारने लगे, और वहां पर मीडिया पे खींच उतारने का कारण ये रहा जितने भी टैबलॉइड्स हैं, जितने भी अखबार हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे लोगों तक, कनेक्शंस काट दिए गए हैं। तो ये स्थिति क्या जता रही है? क्या आज भी स्थिति बनी हुई है वहां पर, मयंक? बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ, आज भी जो है अखबार का जो सर्कुलेशन होता है, ये आपने स्थानीय अखबारों की बात की, स्थानीय अखबार तो दूर की बात है, यहाँ पर जितने भी नेशनल जितने भी अखबार हैं उन सब का भी जो सर्कुलेशन है वो सुबह सुबह जो है कहीं ना कहीं थम गया। और कई जगह पर जो है जब मैंने अखबारों के बारे में या जानने के लिए कोशिश की तो वहाँ पर मुझे कहीं भी अखबार दिखाई नहीं दिया। एक सिर्फ एक रेलवे स्टेशन जो है मुजफ्फरनगर, वहाँ जरूर एक बार अखबार दिखाई दिए, उसके अलावा कहीं अखबार दिखाई नहीं दिए। और अगर रही बात अपने डीएम की बात करी या फिर प्रशासनिक स्तर पर बात की, तो ये जरूर है कि प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी जो है वो अगर कहीं पर सख्ती बरत रहे हैं तो वो हम लोगों पर बरत रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कर्फ्यू पर के कवरेज के लिए जो पास इशू किए जाते हैं, उन पासों को लेकर तमाम तरीके की जानकारी, तमाम तरीके की डिटेल्स जो है वो मांगी जा रही है। उसके बाद भी सुबह एप्लीकेशन देने के बाद शाम तक जो है पास इशू किए जा रहे हैं। तो ये जरूर इस अगर वे में देखें तो यहाँ जरूर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जहाँ सख्ती 27 तारीख को बरती जानी चाहिए थी ताकि ये नौबत ना आती, ये जरूर वहां पर ढिलाई बरती गई और सख्ती जहां नहीं बरतनी चाहिए वहां सख्ती बरती जा रही है। सिद्धार्थ, देखिए अब क्या लगता है कितने दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। लोग परेशान हैं, मीडिया भी इस पूरी खबर के पीछे है, और जिनके परिजन भी वहां पर हैं, जो लोग वहां पर रह भी रहे हैं, जाहिर तौर पर आम जीवन जीने के लिए भी, रोजमर्रा की चीजों के लिए भी खासा परेशान होना पड़ रहा होगा लोगों को। देखिए सिद्धार्थ, जाहिर है कि सबसे बड़ी इसमें चीज देखने वाली यह है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां माहौल, भले ही आप कहें कि हालात जो है वो सुधरे हुए, लेकिन वहां माहौल जो है इतनी आसानी से जो है तनाव जो है वो नहीं हटता है। शहरी क्षेत्र में ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर एक दो दिन जो है मिलिट्री जिस तरीके से कैंप कर रही है, फ्लैग मार्च चल रहा है मिलिट्री का लगातार, आरएएफ जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है, और तमाम जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं यहाँ की, वहां पर बड़ी तादाद में जो है मिलिट्री हो या आरएएफ हो या फिर जो कमांडोज हैं उनको भी लगाया गया है कुछ जगहों पर। इसके अलावा स्थानीय पुलिस है, बाहरी जो जितने भी जिले हैं वहां से डिस्ट्रिक्ट से जो पुलिस बुलाई गई है, 7 जो कंपनी है वो आरएएफ की लगाई गई है। तो हालात जो है वो शहरी क्षेत्रों में जरूर जो है इस तरीके की जब डिप्लॉयमेंट होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो उसके बाद 2 से 3 दिन बाद सामान्य हो जाते हैं और तनाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर इन चीजों को कम होने में काफी समय लग जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आर्मी की जो सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है वो उन 3 गाँव में की गई है जहां से तनाव जो है वो शुरू हुआ था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाहिर है समय जो है वो लग जाता है। जी सिद्धार्थ। ठीक, मलिक साहब, नगला मंदौड़ में जो महापंचायत की बात हो रही है उसमें बहुत भारी भीड़ थी। ये बात भी कही जा रही है कि उस महापंचायत के अंदर जो मंथन, चूंकि आपने कहा कि रास्ते में आते वक्त ये जो है हमले हुए, पर ये बातें बार बार आ रही कि उस महापंचायत के अंदर भी कई तरह के आह्वान किए गए किसी विशेष समुदाय के लिए, और तमाम तरह की बातें भी उसमें कही गई। ये बात कही जा रही कि बिल्कुल प्लान था महापंचायत और बिल्कुल उसको लेकर के देखिए एक वहां पर एक चीजों को कुछ प्लानिंग की जा रही थी। इसके विषय में क्या? उत्तर भारत का ये निर्णय रहा, कोई भी गंभीर घटना घटने के बाद पंचायतें होती है जी। अब ये प्रशासन का काम है कि पंचायतों को रुख क्या दे।
जी, और प्रशासन ने उसको नेगेटिव रुख दिलवाया पंचायतों को। सर वो किस तरह से नेगेटिव रुख दिलवाया कि वहां पे जब ये आह्वान कर दिया कि भाई कल से धरना शुरू हो जाएगा। नईमा कांड में भी इससे पहले टिकैत साहब ने 40 दिन धरना देके नईमा कांड में न्याय दिलवाया था। तो उसी तर्ज पे पंचायत ने, लोग गुस्से में थे, हाथों में डंडे भी थे। लोग जब गुस्से में थे तो जो पंचायत में तमाम जिम्मेदार लोग बैठे थे उसमें सभी पार्टियों के नेता थे, किसी एक पार्टी के नहीं थे। उन सब लोगों ने तय किया कि भाई हम उसी तरह से शांतिपूर्वक धरना जारी कर देते हैं और 4 साढ़े 4 बजे निर्णय हो गया भाई तुम अपने घर चले जाओ। और आज से हमने यहाँ धरना शुरू कर दिया, कल से यहाँ धरना करेंगे और शासन से अपनी मांग करेंगे। 4-5 मांग उन्होंने शासन के सामने रख दी। जिस तरह से एक पक्षीय कार्रवाई ना हो, जो गुनाहगार हैं वो जेल जाए। खारिज कर रहे हैं कि जो कम्युनल फोर्सेस सांप्रदायिक लोगों की मैं दूसरी बात ये भी बताऊंगा आपको कि जो पंचायत थी ये शहर से 15 किलोमीटर दूर थी और वहां उसके आसपास कोई गांव नहीं था जहां कोमनल झगड़ा हो जाए। ठीक है। और अगर उस दौरान जब शहर के खाला पार में पंचायत हो सकती है, शहर के बीचों बीच पंचायत एक पक्ष कर सकता है, अगर दूसरे पक्ष ने 30 तारीख की पंचायत रख दी, उसकी कैंसिलेशन होगी, लोग वहां पहुंचे, उसके बाद 7 तारीख की पंचायत रख दी। 30 तारीख को ये कहा कि अगर कार्रवाई ना हुई तो हम 7 की पंचायत रखेंगे। यानी 30 से 7 के बीच में सरकार कहां सोती रही। ठीक है। जब 30 तारीख को 5 तारीख को जो शामली में पंचायत हुई लिसाड़ गांव में, वहां पे ये कह दिया हम 7 की पंचायत रखेंगे अगर हमारी बात न मानी। जब 48 घंटे भी 20,000, 1 लाख, 2 लाख आदमी अपनी मांग मान रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, तो लोग इकट्ठे होकर अपनी मांग भी ना रखें। ये बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या मानते हैं आप इस बात को जो कही जा रही है कि सांप्रदायिक ताकतें आकर के कुछ कर रही हैं? अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये वापसी में मैं बता रहा आपको, वापसी में 3 जगह अगर ये हमला ना हो पंचायत पे जाते टाइम, हो सकता है जाने वाले पंचायत वालों ने भी रास्ते में किसी को अपशब्द कहे हो, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा था। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें, लेकिन अगर किसी ने अपशब्द कह दिया और आपने उसके ऊपर लाठी गोलियां बरसानी शुरू कर दी तो इसका मतलब प्लान है कि वो लोग यहां से गुजरेंगे। अगर सुबह की घटना से प्रशासन सबक लेता और जिन मुस्लिम बाहुल्य गांव से या आधे जहां मुस्लिम थे वहां से लोग वापसी गुजरने हैं, अगर वहां पे फोर्स डिप्लॉय हो जाती पहले ही। सर आप प्रशासन को दोष दे रहे हैं, मैं मान रहा हूं, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन पंचायत का रोल केवल पॉजिटिव था। धरने की शुरुआत पर सांप्रदायिक ताकतों की बात क्यों हो रही है जब आप कह रहे हैं कि हर पार्टी के लोग? मैं यही तो बता रहा हूं कि सांप्रदायिक कुछ नहीं था। मैं कह रहा सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कराया गया, एक पक्षीय कार्रवाई करा के। अरुण जी, ठीक है जी कैसे लगता है अरुण जी, ये बातें क्यों कही जा रही हैं? अगर नहीं सर, इनकी मलिक साहब की अगर हम बात माने, इनके हिसाब से ये चीजें जो है माहौल ऐसा, मतलब उसको ऐसा एंगल दिया गया, इस तरह से टर्न ऑफ किया गया। मुझे इनकी बात से ऐसा लग रहा है कि वहां पे केवल एक ही वर्ग के लोग शायद रहे, सभी पार्टी के लोग जरूर रहे होंगे जी, ये जरूर बात है कि हिंदू लोग थे, पंचायत हिंदू थी। ये उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में पंचायत का बड़ा असर होता है जी, और सरकार के प्रशासन को उसका महत्व देना चाहिए जी। लेकिन जो रंग हुआ या जो परिस्थितियां दिखाई दी होंगी, या जरूर कहीं कहीं मैसेज गया होगा कि ये लोग एक वर्ग की बात कर रहे होंगे जी, ऐसा मैसेज गया होगा और झगड़ा बढ़ा होगा। नहीं, ऐसे पंचायत में देखिए, जब कोई मामला नहीं मानते कोई सांप्रदायिक ताकतें थी इसमें, देखिए जहां घटनाएं घटी, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है स्टैंड तो क्लियर रखना होगा ना आपको भी, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी उसका नहीं हूं, लेकिन आपकी बातचीत से लग रहा है जी कि जो पंचायत हुई वो केवल एक वर्ग विशेष के हित की वजह से नहीं, वो इस वजह से ये मैसेज गया होगा। ये कह रहा कि दोनों वर्गों की पंचायत हुई, एक वर्ग की पंचायत 29 तारीख में हुई, उन्होंने अपनी मांग रख दी। दूसरे वर्ग की पंचायत 30 तारीख में हुई। 29 तारीख की पंचायत भी प्रतिबंध थी, लेकिन वहां डीएम-एसएसपी ज्ञापन लेने गए। ठीक है, आप ये देखिए ना, धारा 144 होते हैं, डीएम-एसएसपी गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकल राजनीति, स्थानीय राजनीति ने सरकार को भी गुमराह करके रखा। जो स्थानीय आप किसी चीफ मिनिस्टर की या प्रधानमंत्री की आंख नाक कौन है? जगदीश जी हमारे पास बैठे हैं, ये पार्टी को फीडबैक देंगे, अपनी पार्टी को, अपने जिले की यहाँ क्या चल रहा है। इसी तरह से स्थानीय राजनीतिज्ञों ने सरकार को और अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया। शक्ति जी, मैं आपके पास ये बात अब है, पुलिस महानिदेशक देवराज नागर जी, अब चूंकि एक पुलिस के पद पर अगर आदमी बैठा है, हम उनके कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम उन पर पर्सनली नहीं, पर एक बात है, उनका ये कहना था कि उनका बयान है कि पिछले कुछ माह से हो रहे झगड़ों के मायने राजनीतिक हैं और ऐसा करने वालों के इरादे सुनियोजित हैं।
कैसे देखा जा सकती चीज? अगर एक पुलिस का महानिदेशक अगर ऐसी बात करे, पुलिस अधिकारी नहीं, ये थोड़े भी राजनीतिक समझ रखने वाले जो लोग हैं उनको ये मालूम है, यहाँ जो स्टूडियो में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी मालूम है कि ये सब कुछ सुनियोजित है। 2014 लोकसभा के मद्देनजर इस तरह की प्रूफ नहीं है ना, तो बातें हो रही हैं। बातें नहीं, तो कोई कुछ भी कह रहा है। नहीं, देखिए, जब से अखिलेश सरकार बनी है वहां पे और जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में परिवर्तित हुई हैं, वो कहीं ना कहीं लीड कर रही हैं कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के पोलराइजेशन की ओर। दूसरी चीज, मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो भी अधिकारी वहां डिप्लॉयड थे, वो निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, राजनीतिक दबाव के कारण नहीं किया होगा। आज भी जो इतनी घटना हो गई है, बात इतने आगे तक चली गई है, स्थिति इतने तनावपूर्ण होने के बावजूद भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की घटनाओं के लिए। चलिए ठीक है, तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट्स इस तरह की घटनाओं के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को निर्वहन किया? इस पे भी आएंगे सर, पर ये सांप्रदायिक ताकतें आपको दिखती हैं इसके पीछे सर? ये बात बहुत अहम इसीलिए है क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और बार बार इस चीज को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी पार्टी के नेता का बयान सुनिए, बड़े नेता वो यही कह रहे हैं, हर किसी को तो गलत फीडबैक जा नहीं सकता। नहीं, हर एक किसी को गलत फीडबैक जाने की बात नहीं। मैं कहता हूँ सांप्रदायिक ताकतें कौन है, वो क्या किस धर्म या संगठन से जुड़े हैं, इसको भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं ना, सिर्फ हमने तो सीधा सवाल पूछा भी था रामशंकर जी से, उन्होंने जवाब नहीं। लेकिन मलिक साहब जो वर्जन बता रहे हैं, जो आंखों देखी बता रहे हैं, उसमें तो मामला उल्टा है। दूसरी पार्टी का यहाँ पे देखिए, दूसरी चीज, सभी पार्टी के लोग जरूर थे जी, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं केवल एक विशेष वर्ग के लोग थे। ठीक है, वर्ग के लोग, लेकिन आप लोगों को जो अटैक किया, देखिए सुनिए, तो इस झगड़े को मैं आपको बताऊं, जब सोरम से शुरुआत हुई तो वो शुरुआत भी हम लोगों ने जब ये एजिटेशन शुरू किया, हिंदू मुस्लिम और सिख जाटों से शुरू किया। और मुसलमान जाट और हिंदू जाट भाई की तरह रहते हैं, सगे भाई की तरह। और उस गांव में जो झगड़ा हुआ वो रोड रेज थी, लेकिन उसको रोड रेज को एक लड़की के तांगे में बैठने के ऊपर, चेट खाने के ऊपर वो झगड़ा हुआ, वो अगले दिन उसको कॉमनल रंग दिया जा रहा था। लेकिन मैं डीएम और एसएसपी को कहूंगा, उन्हें दोनों पक्षों पर उठा के और तुरंत अंदर किया और सख्ती की। ठीक है, लेकिन जो 27 तारीख की घटना घटी, 27 तारीख की घटना प्रशासनिक फेलियर, प्रशासनिक फेलियर भी और लोकल राजनीति का फेलियर। अब रोटियां हर आदमी सेकेगा, लोकल राजनीति में सभी लोग रोटियां, मैंने कहा हर राजनीतिक दल, एक आदमी एक राजनीतिक दल, मुझे ये बताओ कि उसका नेता इसमें किसी एक का भी दामन साफ नहीं है, जो किसी राजनीतिक नेता का दामन साफ। जगदीश जी, ये बहुत अहम बात है, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासनिक फेलियर था? देखिए, कांग्रेस को भी यही लगता है? तो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को रोका जा सकता था। ठीक है, वो अलग बात है, पर कैसे प्रशासनिक फेलियर? और रही राजनीतिक बात, तो अगर कुछ ना कुछ था जो इतना बड़ा कांड हुआ, सिद्धार्थ जी सर 1 मिनट में बिगड़ हवा देने के कांड नहीं हो सकता था जी, इसको रोका जा सकता था और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी दल को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बात ठीक है, प्रशासनिक फेलियर था, ये सबके सामने है, ये तो हम भी देख रहे हैं, मैं आंकड़े भी बताऊंगा अभी क्या आंकड़े थे दर्शकों को बताने के लिए। पर आप ये बताइए कि क्या महज सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक फेलियर है? सरकार का फेलियर है, 100%। देखिए, मैं जगदीश जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूं, जगदीश जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। 29 तारीख में जुम्मे के दिन जो पंचायत हुई, उसमें इनकी पार्टी के उस वर्ग के बड़े लोग थे, मुस्लिम समाज के जी, जो वहां से एमपी रह चुके। तमाम मुस्लिम राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, वो 29 तारीख की पंचायत में था। ठीक है सर। 30 तारीख में जितने हिंदू राजनीतिक थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, वो 30 तारीख की पंचायत में थे। क्योंकि जब दोनों पक्षों की पंचायत हो रही है, राजनीतिक लोगों ने, जो सत्तारूढ़ दल है उसके राजनीतिक लोगों को अगर वे प्रॉपर फीडबैक अधिकारियों को देते, वो प्रॉपर फीडबैक अपने मुख्यमंत्री को देते, तो ये घटना एक घटनी नहीं थी। कोई राजनीतिक दल इसमें पाक साफ हो, हाँ जेडीयू पाक साफ इसलिए हो सकता है कि इनका मुजफ्फरनगर में जनाधार नहीं है। कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, 29 तारीख में मौजूद थे, 30 तारीख में कांग्रेस का ये कहना, कांग्रेस का आरोप लगाना, ये भी तो ठीक नहीं है। मैं आपको कहा, कोई भी राजनीतिक दल, बसपा भी अगर ये कहती है, बसपा के लोगों, मेरी बात सुनिए, अगर बसपा आज बहन जी, अगर आज बहन जी प्रशासन का फेलियर, अगर आज उसको रोका जा सकता था। सिद्धार्थ जी 29 तारीख की पंचायत जो बुलाई, वो बसपा के सांसद ने बुलाई। तो आप किसी भी आदमी को ये कह देना, कोई राजनीतिक दल, दोहरा मापदंड सर पार्टियां क्यों? देखिए ऐसा है, बड़ा आंदोलन हो रहा है। फिर आपके पास आ रहा हूं सर। एक घटना घटती है जी, ये पार्टी की बात मत करिए,
पार्टी के एक समुदाय के व्यक्ति ने बुलाई और उसमें उसी के समुदाय के सब लोग इकट्ठा हुए, ये मीटिंग हुई, गलत हुआ। और उनके जवाब में आपने 30 तारीख को एक ही समुदाय के लोगों की मीटिंग करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा, तनाव हुआ। सरकार को बिल्कुल चाहिए था दोनों तरह के समुदायों की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग तो हो सकती थी, दोनों को मिला के मीटिंग होनी चाहिए। शासन अलग अलग कैसे मीटिंग हो रही, उस पंचायत को हम लोग क्या मानेंगे? इससे पंचायत भड़केगा कि भैया मैं ये कह रहा कि कोई राजनीतिक दल पाक साफ कहां से हो गया? मैं कह रहा हूं ऐसे प्रशासन अगर इसको सही झगड़ा होना नहीं था। प्रशासन तो ठीक है, प्रशासन लचर रहा है। जब एक पंचायत में उसके एमपी जाएंगे, एमएलए जाएंगे, उसमें सांसद होंगे और उसके बाद दूसरी पंचायत में भी एमपी एमएलए सांसद होंगे और कांग्रेस समुदाय होंगे और अलग अलग समुदाय के होंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। या तो ये करना था, गलत हुआ है दोनों में। सिद्धार्थ जी, सरकार पे सब सिद्धार्थ जी देखिए एक चीज, देखिए मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ की राज्य सरकार है उसकी भी नीयत साफ नहीं है। वो तो वो तो हम कह रहे हैं भाई, उसके राजनीतिक लोगों ने तो एक तरफा कार्रवाई को प्रेरित किया। आज ये घटना हो चुकी है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ राजनीतिक फेलियर रहा है। पर अरुण जी आपकी बात को फेलियर नहीं, सरकार की नीयत सब साफ नहीं है। अगर वो चाहती तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती और वो बढ़ावा दिया है, वो हो चुकी है, वो अब उस पर छोड़िए, उस पर बहस करने से मतलब ये तो साफ है कि सरकार की असफलता है। असफलता नहीं, सरकार के नियत में प्रश्न लगा, भी उनकी ठीक नहीं, ठीक है, नियत भी ठीक नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों की भी नियत साफ नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव जो है केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी ठीक है। लेकिन और वहां के जितने भी बड़े नेता थे या सामाजिक लोग थे, इनको दोनों को मिला के मीटिंग करनी चाहिए थी, न कि अलग अलग संप्रदाय की। तो क्या अगर सुनियोजित लगता है आपको सर? अब मैं ये नहीं कहता सुनियोजित लगता है या नहीं लगता है, लेकिन जो अलग अलग बैठक हुई अगर कोई ये मत कहे कि हमने पंचायत किया। नहीं, लेकिन अरुण जी मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक दलों के अंदर एक तुष्टिकरण जिस शब्द है उसकी परंपरा की शुरुआत हो गई है। वो देश हित की बात नहीं सोच रहे हैं, वो समाज हित की बात नहीं सोच रहे, सिर्फ सत्ता नहीं और जाति और धर्म में देश को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे ये मानने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये आप जो कह रहे हो सच्चाई है। हाँ, तो सच्चाई ये नहीं होना चाहिए ना। आप आपके ऊपर कांग्रेस भी इसमें आपको लगती है उतनी ही जिम्मेदार है जितनी अपने आप को अलग बताती है चीजें। क्यों नहीं कांग्रेस आपके पास क्यों नहीं? भाई देखिए आपके पास केंद्र की मशीनरी थी और दूसरी चीज ने कहा ना 15 दिन पहले आईबी ने कहा कि वहां ऐसा होने वाला इसको रोको। अब क्यों नहीं? आपने जब सेना भेजा परसों भी, उससे पहले ही भेज सकते थे। भेजा ना, पहले आईबी ने रिपोर्ट दे दी, राज्य सरकार की बात थी, राज्य सरकार को चेताई भाई इस देश में कुछ भी हो जाएगा, आप खाली आईबी की सिद्धार्थ जी और सिद्धार्थ जी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। एक ही कुछ राजनीतिक दल ऐसे जिनमें दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। बीजेपी में मुसलमान कम है जी, मुजफ्फरनगर में तो कोई बड़ा एमपी एमएलए है नहीं जी। लेकिन क्या जिस दिन इन राजनीतिक लोगों ने अलग अलग मीटिंग की, इन्होंने अपने ही दल के दूसरे समुदाय के लोगों को बुलाया? आप ये गजब की बात देखिए, वो गलत है। ये इन्होंने ये राजनीतिक मैं तो कह रहा हूं कि केवल यह कह देना जिस तरह से मान लिया बसपा के सांसद ने की तो बसपा का हिंदू भी है, उसको उस दिन अपनी मीटिंग में उनको बुला लेना था। भी तो सर मेजॉरिटी अगर हिंदू नेताओं ने वो भी गलत थी, अगर कांग्रेस के मतलब जो हुआ वो तो गलत था ही, पर अगर ये हुआ उसके पीछे कारण भी देखने होंगे कि बेसिक क्या रहा। ये आप कहना चाह रहे हैं? कारण जो भी रहा हो, लेकिन माहौल में ऐसी मीटिंग नहीं होनी। नहीं, दूसरी चीज ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है। मीटिंग हो लेकिन सद्भावना की हो, मीटिंग ना होनी चाहिए, ये गलत है। मीटिंग नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा? अगर ये मीटिंग ना होती तो आज ये मीटिंग अगर हुई है जो एक तरफा कार्रवाई के विरोध में मीटिंग हुई है जी, अगर एक तरफा कार्रवाई के विरोध में कोई आदमी आता है और वो बहुत 20 किलोमीटर जाकर अपना वो दिखाता है कि भाई मेरा ये आपत्तियां हैं, तो भाई शासन का प्रशासन का काम ही ये है कि जहां लोग इकट्ठे होकर अपनी अगर आंकड़े भी हम देखें तो कुछ पेरेंट जोन के 9 जिलों में 157 थाने हैं। और आपका आपने एसपी का बयान देखा? एसपी का बयान उस पर एसपी का बयान ये है, उस एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, पहले मैं मुसलमान हूं उसके बाद एसपी हूं। बताइए जी, चलिए छोड़िए ये तो अपने आप में शामली के अवॉइड कीजिए इन चीजों को, हम भी थोड़ा मर्यादा की बात नहीं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। क्या राष्ट्र सर एक मिनट बड़ा एक सवाल, राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति दिखती है आपको?
देखिए, मैं तो राष्ट्रपति शासन के बहुत खिलाफ हूं। ठीक है, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और सरकार उस पर एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति शासन नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग किसी भी शासन में, मैं कोई ऐसा वक्ता नहीं हूं कि मेरी कोई पार्टी एक बात है, आप भी देखिए, कोई भी सरकार हो, राष्ट्रपति शासन लगे या ये शासन रहे, जो भी सरकार लगे वो ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं। अभी जो वहां हालात है वो हालात दूसरे हैं। अब अविश्वसनीयता के हालात है, मैंने बताया ना। ठीक है, मेरा गांव बाहुल्य होते हुए भी पूरी रात इकट्ठा सोया, और जो लोग गांव से, अब वहां आप अपने उससे लोग उससे पूछना, वहां संवाददाता से 50 से ज्यादा गांव से लोग, एक वर्ग के लोग पलायन कर गए हैं। ठीक है, बहुत हालात जल्दी से अपनी बात आप रख दीजिए। राष्ट्रपति शासन ही हर बात का हल नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रशासन पे पकड़ होनी चाहिए और लोगों में सद्भावना को बढ़ाना चाहिए, झगड़ा ही नहीं होता। जी शक्ति जी, क्या आपको ये लगता है, जैसा बीएसपी ने बात कही है, राष्ट्रपति शासन एक शब्द मिल गया है, ये दिखता है प्रैक्टिकली फीजेबल? देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं अगर प्रदेश में होती रहेंगी, जो कि जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और मुजफ्फरनगर की घटना को अगर अविलंब नहीं कंट्रोल कर पा रही है अगर ये सरकार, और उसके बाद और भी लोगों की जान माल की क्षति होती है, तो इन तरह की सरकारों को कहीं से भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो प्रदेश में शासन करें, और केंद्र सरकार को इंटरवेन करना चाहिए। मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे सर मैं जानना चाहूंगा, कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन अब दिखता है? कल का दिन कितना महत्वपूर्ण अब आप दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल संक्षेप में मयंक। देखिए, कल के दिन की अगर सिद्धार्थ बात करें तो कल का दिन जो है वो काफी अहम रहता है, क्योंकि कल के दिन अगर जो है इसी तरीके की शांति जो है वो बरकरार रहती है, जो कल 2 बजे के बाद से लागू है, जाहिर तौर पर कंट्रोल में स्थिति रहेगी। शहरी जो क्षेत्र हैं वहां जो हालात हैं वो सुधरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो 3 ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जो हालात हैं वो अभी भी तनावपूर्ण रहेंगे। जी, क्या ये जो मरने वालों की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो रुकेगी, आपको लगता है? नहीं, संख्या तो रुक जाएगी। लोगों का गुस्सा कुछ समय के लिए होता है, लगातार गुस्सा नहीं होता। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हर राजनीतिक दल ये ईमानदारी से कर ले, सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी, भाजपा भी, कि जिनका जिन नेताओं का इसमें हाथ है उनको टिकट ना दे। चलिए, उनको अपनी पार्टी से ये पार्टियों को सोचने, ठीक है, ये पार्टियों को सोचने की बात है। राजनीति में हो सकती है, होता तो ये स्थिति ही ना आती। बस तो फिर दूसरे पर आरोप क्यों लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरों पे क्यों आरोप लगा रहे भाई? चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो स्थितियां जो है वो वाकई बहुत गंभीर है, और इन स्थितियों को लेकर के हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जा सके, भले प्रशासनिक तौर पर या राज्य के तौर पर अब जल्दी से हल निकले तो बहुत अच्छा है। फिलहाल जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ पंक्तियों के साथ में। नमस्कार। न हिंदू की न मुस्लिम की किसी गलती से होता है यहां दंगा, सियासतदान की मर्जी से होता है। जमीन सरमाएदारों की है या हम किसानों की, हमारे मुल्क में यह फैसला गोली से होता है। नजर मजलूम जालिम से मिला सकते नहीं अक्सर, शुरू यह सिलसिला शायद किसी बागी से होता है। तरक्की याफ्ता इस मुल्क में खुशियां मनाएं क्या, हमारा वास्ता तो आज भी रोजी से होता है। गुजर जाते हैं जो लम्हे वो वापस तो नहीं आते, मगर एहसास अश्कों का किसी चिट्ठी से होता है। कहां तक रोशनी जाए फलक से चांद तारों की, ये बंटवारा जहां में आपकी मर्जी से होता है। घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम।